भाव करें कि हम अंदर से ओजस्वी तेजस्वी हो रहे हैं, हमारी सारी बुराइयां धुल रही हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की गोद में बैठे सभी देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। आप सबके जीवन में गुरुदेव का आशीर्वाद सदा बना रहे, यही मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बहुत सारी बातों को, जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। युवा प्रकोष्ठ में आने का और इस सेमिनार में भाग लेने का जो सीधा मतलब है वो यही है कि जीवन को कैसे परिष्कृत किया जाए, बदला जाए। देखिए, दो बातें होती हैं, एक तो होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक दूसरी बात होती है जिसे कहते हैं पर्सनालिटी रिफाइनमेंट। एक हो गया डेवलपमेंट और दूसरा हो गया रिफाइनमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये कि पूरा नया एक व्यक्तित्व ही तैयार कर लेना, एक नई पर्सनालिटी बना लेना। ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक डाकू थे, तो डाकू से किस में बदल गए? ऋषि में बदल गए। विश्वामित्र जो थे वो, उनके साथ भी यही हुआ, राजा से सीधे महर्षि में बदल गए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी होता है, व्यक्तित्व को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया, बदल लिया। और एक दूसरी बात होती है रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व के अंदर में जो अशुद्धियां आ गई हैं, जो कमियां आ गई हैं, जो हम लोगों की सारी परेशानियों का कारण है, उन्हें क्या कर लिया जाए? रिफाइन कर लिया जाए। रिफाइन का मतलब होता है छान ओन करके साफ सुथरा कर लेना। और इस कार्यशाला में बैठने से आपको दोनों प्रकार के फायदे मिलते हैं। अगर संकल्प शक्ति मजबूत है तो अपने आप को पूरा का पूरा आप ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, और यदि ट्रांसफॉर्म करने लायक आपके अंदर में आत्मबल आत्मसाहस नहीं है तो इतना तो हम 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि आपके व्यक्तित्व में रिफाइनमेंट वाला जो मामला है वो 110% आपके जीवन में आएगा ही आएगा। और ये एक दो नहीं, हजारों की संख्या में भाई लोगों के ऊपर का ही अपना रिसर्च है और उस रिसर्च के आधार पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो पीडीसी का कोर्स चलाया जाता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, उस कोर्स में एक दो नहीं, हजारों की संख्या में भाई लोगों ने किया। 100 से प्लस, लगभग 115 से अधिक बैचेज पीडीसी के पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के अभी तक हो चुके हैं। उतने सारे बैचेज हो चुके हैं। और किया कितने लड़कों ने? तो हजारों लड़कों ने। आज के समय में उस पीडीसी करने वाले कोर्स में भाइयों की जो संख्या है, उनमें से अनगिनत संख्या में भाई लोग सफल हुए और अलग अलग जगह पर पोस्टेड है। अगर बैंक में बात की जाए तो अपने पास कोई काउंट नहीं है। रेलवे में कितने भाई गए, दरोगा कितने बने, आईएएस तक के एग्जाम को कई भाइयों ने क्वालिफाई किया, पीसीएस में गए। और आज भी उन भाइयों के जीवन को अगर आप देखें तो युवा प्रकोष्ठ के द्वारा दिया गया जो अनुशासन है, जो संस्कार है, उनके जीवन में झलकता है। अपने ही बीच के एक आईआरएस हैं अखिलेश भैया, इंडियन रेलवे सर्विस सीनियर डीसीएम, रेलवे का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है। आप में से बहुत भाई देखे भी होंगे, हमेशा आते रहते हैं। अब उनसे जब हम लोग मिलते हैं तो वो बताते हैं, और उनका एक गार्ड जो है वो एक बार बोला कि साहब जो है कई बार हम लोगों को कोई कष्ट देते ही नहीं है। ड्राइवर थोड़ा सा लेट होता है तो घर से पैदल चले जाते हैं, ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। और दूसरा कोई अधिकारी हो तो ड्राइवर को पकड़ करके रगड़ देगा कि हम तैयार होकर के बैठे हुए हैं, तुम गाड़ी लेकर के अभी तक नहीं आया। खाना बनाने के लिए रसोईया नहीं है, अपने हाथ से रोटी भुजिया बना करके खा ली है। तो ये जो सिंप्लिसिटी व्यक्तित्व में होता है, उतने बड़े अधिकारी होकर के उतने बड़े पद पर पहुंच करके, तो ये जो संस्कार होता है वो युवा प्रकोष्ठ का ही होता है। आज के समय में एक छोटा सा पोस्ट मिल जाए, दरोगा के एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, तो अपने अंदर ऐठन आ जाता है, अहंकार आ जाता है। कोई दो बात कह दे तो उस बात को ईगो पर ले लेते, भाई हमारा ईगो हर्ट हो गया। व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना प्रखर होता है, वो जितना आगे बढ़ता है, वो ग्राउंड टू अर्थ, ग्राउंड टू लेवल उतना ही बनते चला जाता है। बहुत सारे जब आप बड़े बड़े अधिकारियों से मिलिएगा तो मिल करके फर्स्ट सीन में आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो उतने बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी है, उतने बड़े पद पर है, पैर में हवाई चप्पल है, नॉर्मल पैंट शर्ट बाहर है, ऐसे कर करके घूम रहा है, पब्लिक से लोगों से मिल रहा है। तो भगवान भी किसी को तब देता है जब उसको जांच ले कि यदि इसको हम ये चीज को दे दिए तो इसके अंदर में अहंकार तो नहीं आ जाएगा, इसके अंदर में घमंड तो नहीं आ जाएगा, ये लोगों को ट्रीट तो गलत नहीं करने लगेगा। अगर वैसी स्थिति में पहुंचोगे तो मिलने वाला नहीं है, माफ करिएगा। भगवान भी तब देगा
जब भोग की अभिलाषा जो होती है वो मन से थोड़ी खत्म हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। अब मन में है कि दरोगा बन जाएंगे तो बहुत सारा कांड करना है वो करेंगे, फलों वाला से 20 रुपया ले लेंगे, सब्जियों बेचने वाला से 20 रुपया ले लेंगे, मोटरसाइकिल पकड़ेंगे वहाँ से भी 50 रुपया ले लेंगे। कई वो को तो देखते हैं रोड पर, आप लोग भी देखे होइएगा, परिवहन का गाड़ी चल रहा है, ट्रक चल रहा है, उसको हाथ मार करके 20 रुपया उससे भी ले लिया। अब जब ये सब हाल रहेगा बन करके तो भगवान न करे मिले ऐसे लोगों को कोई पोस्ट, हम तो यही बनाएंगे। अगर आगे चल करके यही काम करना है तो नहीं मिलना चाहिए। अगर आप डिजर्व करते हैं उस पोस्ट को इतना, इसका मतलब राष्ट्र को अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मिले। आप सभी लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले उनकी जयंती को भी हम आपने मनाया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के व्यक्तित्व को यदि आप पढ़े तो उनका लिखा हुआ जो जीवनी है वो है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। उस किताब को भाइयों आप लोगों ने पढ़ा है? कितने भाई लोगों ने पढ़ा है? बहुत कम लोग हैं जी, सारे लोग पढ़िए एक बार। और वो ऐसा साइंटिफिक किताब है कि फर्स्ट बार में आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है कि 2 पेज पढ़ रहे उसमें समझ में नहीं, बहुत टेक्निकल किताब है। कम से कम 5 बार जब आप उस किताब को खत्म करिएगा उसके बाद उस किताब को समझने का आपके अंदर में समझ विकसित होगा। इतना बेहतरीन किताब है कलाम साहब की जीवनी। तो कलाम साहब के यदि जीवन को आप देखें तो बहुत ही साधारण परिवार के थे। परिवार इतना साधारण कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आती थी, खाने के लिए घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आती थी। 10-12 लोगों का परिवार था। पिताजी मछुआरा सबको नाव किराया पर देते थे। रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका घर था, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। नाम सुने ना रामेश्वरम का? रामेश्वरम नाम कैसे पड़ा जानते हैं? भगवान राम जब श्वेत बांध रामेश्वरम बांध रहे थे तो वो वहीं पर शिवलिंग की स्थापना भगवान राम ने की थी। और पूजा कराने कौन आया था? तो महापंडित रावण आकर के उसका पूजा कराया था, उस शिवलिंग की पूजा कराई थी, रावण ने पूजा कराई थी, इसलिए रामेश्वरम। तो रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में कलाम साहब का घर था। 10-12 लोगों का परिवार, परिवार की हालत बहुत खराब, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। सुबह में खाना मिल गया, रात में मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। पढ़ने में जीनियस थे। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो फाइटर प्लेन दिन भर उनके घर के ऊपर से, छत के ऊपर से आया जाया करता था। तो कलाम ने बचपन में ही सोच लिया था कि हमें आगे चल करके फाइटर प्लेन उड़ाने वाला पायलट बनना है, मतलब विंग कमांडेंट की नौकरी हमें चाहिए जो फाइटर प्लेन उड़ाता हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए एरोनॉटिक्स से इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, और जब एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाएंगे तब जाकर के हमें ये फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए लाइसेंस मिलेगा। पढ़ाई की उन्होंने। पढ़ाई के क्रम में क्या हुआ, पिताजी 10वीं के बाद से सरेंडर कर दिए, बोले कि तू 10th पास हो गया, अपने पढ़ाई का खर्चा यदि खुद से चला सकता है तो चलाओ, अन्यथा मेरे पास नहीं है पैसा कि हम तुम्हें दे सके। हमारे जैसे आपके ऐसे साधारण लड़के, कई भाई इसमें कहते हैं ग्रेजुएशन हो गया, भाई लोग कहते हैं भैया पिताजी पैसा देना बंद कर दिए, क्या करें, पटना छोड़ दें। अब सोचिए कौन लड़का कहता है जो ग्रेजुएट है, वो कहता है कि भैया पिताजी पैसे देने महीने के बंद कर दिए हैं, क्या हम पटना छोड़ दें? मतलब इतने बड़े कायर, जिस जवानी के ऊपर धिक्कार किया जाता है, उस लेवल में आज के समय का यूथ है। भाई पिताजी ने पैसे देना बंद कर दिया, आपके पास भुजाओं में ताकत नहीं है कि पटना में रहने का 5,000-6,000 का खर्च आप उठा सको, अपना खर्च उठा करके यहाँ पर रह करके तैयारी कर सको। अगर नहीं कर सकते हैं तो माफ करिएगा, युवा की जो परिभाषा होती है उस पर आप हम फिट नहीं बैठ रहे हैं। कलाम साहब के पिताजी ने कहा कि मैट्रिक के बाद तुम्हें पढ़ने के लिए हम पैसे नहीं दे सकते। कलाम ने कहा कोई बात नहीं, हम व्यवस्था बना लेंगे। किस काम को चुना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने? पेपर बेचने के काम को चुना। पेपर बेचने लगे। अब पेपर भी तुरंत नहीं मिल जाता था। ट्रेन जो आती थी रामेश्वरम में वो रुकती नहीं थी स्टेशन पर, वो ट्रेन चलती जाती थी, उसका स्टॉपेज नहीं था। और एक व्यक्ति था जो अंदर से पेपर फेंकते रहता था, और पेपर यहाँ से लेकर के 1 किलोमीटर दूर तक 4 गो यहाँ गिरा, 5 गो यहाँ गिरा। अब कलाम साहब उसको बटोरते थे, फिर जाकर के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और उससे जो पैसा आया उससे 11वीं 12वीं की पढ़ाई को उन्होंने पूरा किया। फिर आगे बढ़े। अब एरोनॉटिक्स में, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, पैसे चाहिए। शादीशुदा बहन ने कहा कि भाई तुम परेशान मत हो, हम अपना गहना जो है वो गिरवी रख करके तुम्हें देते हैं, और उससे जो पैसे मिले उससे तुम पढ़ लेना। अब भाई के लिए कितने बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि उसकी शादीशुदा बहन कहे कि हमारे गहने के पैसे से तुम अपनी पढ़ाई को कर लो। शायद ही कोई भाई एक्सेप्ट करे, वो भी बहन की शादी हो चुकी है। अब कलाम साहब ने उस पैसे को लिया, पढ़ाई किए, और एरोनॉटिक्स का जब उनको डिग्री मिल गया, सारा चीज व्यवस्थित हो गया, और वो इंटरव्यू देने के लिए जब एयरफोर्स में आए तो एयरफोर्स वाले लोगों ने रिजेक्ट कर दिया यह कर करके कि आप फिजिकली फिट इस एग्जाम के लिए नहीं हो। अब आप हम क्या करते पैसा भी गया, कुछ है नहीं, कौन सा मुंह लेकर के पिताजी के पास जाएंगे? पिताजी तो भरदम डांटेंगे। अब कैसे उनको फेस करेंगे? बहन को कैसे फेस करेंगे? कैसे जाएंगे उनके पास?
कलाम साहब ने भी सोचा कि जीवन में शुरू से लेकर के अभी तक निराशा हाथ लगी है, तो इस जीवन को जी करके क्या करना है, खत्म कर लेते हैं। आ गए हरिद्वार, और हरिद्वार में पहुंचे ऋषिकेश। ऋषिकेश में जाइएगा आप तो वहां पर गंगा जी बहती हैं, जहां पर राम झूला और लक्ष्मण झूला है, उस पर टहलने लगे। इस विचार से टहलने लगे कि नीचे में जो गंगा माँ बह रही हैं उन्हीं में कूद करके प्राण दे देंगे, और पानी की धार बहुत तेज है, आप देखे होंगे तो पता होगा। मन में था किसी में कूद करके प्राण दे देना है। वहीं पर एक ऋषि का आश्रम था जिनका नाम था शिवानंद। वो ऋषि टहलते हुए निकले, टहलते हुए आए, उन्होंने कलाम के पीठ पर हाथ रखा, कलाम ठिठुक गए। ऋषि ने पूछा कि यहाँ पर क्यों टहल रहे हो, आत्महत्या का विचार है? कलाम के मुंह से कोई बात नहीं निकली, वो कुछ कह तक नहीं पाए, आंखों में बस आंसू था। ऋषि ने कहा कि बेटे जीवन को समाप्त मत करो, आओ हमारी कुटिया की तरफ चलो। कुटिया में जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आते हैं शिवानंद के साथ, तो शिवानंद पूछते हैं कि बेटे तुम्हारा घर कहाँ है? कहते हैं तमिलनाडु रामेश्वरम में। कहते उतने तेजस्वी जगह के युवा होकर के तुम आत्महत्या का विचार कर रहे हो? उसी जगह के हमारे जगत गुरु शंकराचार्य थे जिन्होंने पूरे के पूरे विश्व में भारत के अध्यात्म और संस्कृति को पहुंचा दिया, भारत के धर्म को पहुंचा दिया, जिनसे शास्त्रार्थ करने की योग्यता धरती ही नहीं ब्रह्मांड के किसी देव में नहीं थी। उतने जगत गुरु शंकराचार्य विख्यात विद्वान थे, और वहां के होकर के तुम ये कर रहे हो, आत्महत्या के बारे में विचार कर रहे हो। क्या परेशानी है तुम्हें बताओ? कलाम साहब ने पूरे जीवन की परेशानी को उनके सामने रख दिया कि ये समस्याएं हमारे जीवन के अंदर है। उन्होंने सुना और समाधान के रूप में उन्होंने एक सेंटेंस कहा, बेटे प्रतीक्षा करो समय आने की, तुम्हारी जो योग्यता है उस योग्यता के बराबर तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हारे हक से कोई छीन नहीं सकता है। नियत समय आने दो, भाग्य तुम्हें वो सब कुछ दे देगा जिसके तुम काबिल हो। यदि काबिल नहीं हो तो कितना भी जाकर के मंदिर मस्जिदों में माथे को रगड़ लो, वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। पढ़ाई तुमने मन से की है? तो हाँ सर, हम तो अपने डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी टॉपर थे, इंजीनियरिंग में हमने टॉप किया था, पढ़ाई तो मन से किए हैं। अच्छा, परेशान मत हो, तुम्हें मिलेगा। जाकर के और भी कई सारे रिसर्च के इंस्टीट्यूट में कलाम ने इंटरव्यू दिया, इसरो में कई दिनों तक रहे, DRDO के साइंटिस्ट रहे, भारत को मिसाइल का पूरा सीरीज दे दिया, अग्नि 5 तक का मिसाइल दिया, पृथ्वी दिया, नाग दिया, वायु दिया, तेजस दिया। ये सारे मिसाइल भारत को किसने दिया? डॉक्टर कलाम ने, और भारत को मिसाइल संपन्न राष्ट्र बनाया। अमेरिका के नाक के नीचे उसका सैटेलाइट कुछ दिन भारत के ऑर्बिट से क्रॉस किया, कुछ घंटों के लिए, उतना देर में परमाणु परीक्षण पोखरण में कर डाला डॉक्टर कलाम ने, और भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बना दिया, मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। और उन्हीं कलाम के बारे में जब आप पढ़िए तो आपको मिलता है कि डॉक्टर कलाम जो थे, भारत को मिसाइल मैन तो बनाया ही, जब डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी की नजर उनमें पड़ी तो पूछते हैं कि राष्ट्रपति बनिएगा? कलाम साहब कहते हैं बिल्कुल बनेंगे, आपका आशीर्वाद रहा तो। वाजपेयी जी उन्हें राष्ट्रपति के लिए मनोनीत करते हैं, निर्विरोध जीतते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। और एकमात्र भारत का राष्ट्रपति जिनके बारे में कहा जाता है राष्ट्रपति पद से भी ऊपर कोई व्यक्ति है तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पर्सनालिटी है, वो राष्ट्रपति पद से भी ऊपर के व्यक्तित्व थे। अमेरिका किसी के भी मरने पर राष्ट्रीय शोक नहीं मनाता है। कलाम की जब मृत्यु हुई थी तो भारत ने तो 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया, अमेरिका ने अभी अपना राष्ट्रीय ध्वज झुका करके 1 दिन का राष्ट्रीय शोक अपने देश में मनाया था। ये होती है रियल पर्सनालिटी। और युवा को अगर कुछ सीखना है तो मेरे मित्र, हमारे आपके सबसे बड़े जो यूथ आइकॉन है वो डॉक्टर कलाम है। हमारे आपके सबसे बड़े यूथ आइकॉन जो है वो स्वामी विवेकानंद है। मात्र 39 साल की अवस्था में पूरे विश्व में जाकर के भारत की संस्कृति को बता करके चले आए। अपने चौथा पास व्यक्तित्व के धनी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने 3200 किताबों को लिखा, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को यदि आप आज से पढ़ना शुरू करो और अंतिम सांस तक पढ़ो, वो पन्ने खत्म होने वाले नहीं है जितनी पुस्तकों को लिख करके वो चले गए। जीवन से जुड़ी हर समस्याओं का समाधान वहां से मिल जाता है। तो यहाँ पर आने का मतलब ये है कि पर्सनालिटी को या तो ट्रांसफॉर्म कर लो, अगर गिरी हुई पर्सनालिटी है तो उसको बेहतर बना लो, और उसे अगर बनाने की क्षमता नहीं है तो लगातार यहाँ से आप जुड़ करके अपने पर्सनालिटी को रिफाइन कर लीजिए। बहुत समय नहीं लेते हुए अब आपके बीच हम सभी के बड़े भाई, मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, परम आदरणीय निशांत रंजन भैया, जो हमेशा हम युवाओं को मार्गदर्शन देते हुए सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भैया के मार्गदर्शन में हम जैसे हजारों अनगढ़ युवा, अनगढ़